जय हिंद डियर स्टूडेंट। वेलकम टू ऑनलाइन क्लास ऑफ श्री राम पब्लिक स्कूल। डियर स्टूडेंट, मैं अल्पना पांडे आज आप लोग को आपकी पाठ्य पुस्तक वसंत का पाठ 16 पढ़ाएंगे, जिसका नाम है पानी की कहानी। और इस पाठ के जो लेखक हैं उनका नाम है रामचंद्र तिवारी। तो हम लोग सबसे पहले उनके जीवन परिचय के बारे में पढ़ेंगे। आइए शुरू करते हैं। रामचंद्र तिवारी का जन्म 1924 ईस्वी में बनारस जिले के एक कुलीन ब्राह्मण परिवार में हुआ था। इनकी शिक्षा यानी ये क्या पढ़े थे, तो इन्होंने हाई स्कूल किया था। हरिश्चंद्र हाई स्कूल बनारस से इंटर किया था। फिर लखनऊ के कान्यकुब्ज कॉलेज से बीए, एमए व पीएचडी लखनऊ विश्वविद्यालय से किया था। इनका अध्यापन कार्य यानी जो पढ़ाते थे, कहाँ पढ़ाते थे, 1952 ईस्वी में गोरखपुर में महाराणा प्रताप कॉलेज में नियुक्त थे, वहाँ पे पढ़ाते थे। फिर 1958 में ये गोरखपुर विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में भी नियुक्त थे। अब वहाँ से ये रिटायर हो चुके हैं। इनकी और भी कुछ कृतियाँ थी, कुछ रचनाएं थे, जैसे कविवर लेखराज, गंगा भरण तथा अन्य कृतियाँ थी। शिवनारायणी संप्रदाय और उसका साहित्य, शोध प्रबंध उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पुरस्कृत था। रीतकालीन हिंदी कविता और सेनापति, यह भी उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पुरस्कृत था। हिंदी का गद्य साहित्य उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पुरस्कृत था। मध्ययुगीन काव्य साधना, साहित्य का मूल्यांकन, जजमेंट इन लिटरेचर का अनुवाद था। नाथ योग का परिचय, एन इंट्रोडक्शन टू नाथ योग का अनुवाद था। आधुनिक कवि और काव्य संपादित था, काव्य धारा भी संपादित था। निबंध निहारिका संपादित था। तजीकरा ए स्वरा ए हिंदी मौलवी करीमुद्दीन द्वारा लिखित हिंदी और उर्दू के इतिहास का संपादित रूप था। आलोचक का दायित्व आचार्य रामचंद्र शुक्ल आलोचना केस, ये सब इन्होंने यहाँ पे लिखा था। अब इनकी मृत्यु निधन का अर्थ होता है मृत्यु। इनकी मृत्यु 4 जनवरी 2009 को हो गया था। तो अब इस पाठ में जो है आज आइए हम पाठ की ओर बढ़ते हैं। इस पाठ में लेखक ने ओस की बूंद को जरिया बनाया है। ओस की बूंद यानी जो कोहरा पड़ता, ओस पड़ता, उसी को। और किस तरह से ओस के बूंद को पानी का रूप होता है, उसकी किस तरह से याचना होती है, उसमें कौन कौन से तत्व शामिल होते हैं, और यही सब इस पाठ में बताया गया है। पानी के जीवन का एक चक्र होता है। समुद्र का पानी सूर्य की किरणों से गर्म होकर भाप बनता है, और भाप बनकर जो है वह बादल में फिर बन जाता है। और इस क्रिया के बारे में आप विज्ञान के अध्ययनों में भी पढ़े होंगे। पानी के जीवन का एक यह चक्र होता है। किस तरह समुद्र का पानी भाप बनकर सूर्य की गर्मी के कारण गर्म होकर भाप बन जाता है, और फिर वाष्प बादल बनकर बन जाता है। ऊपर आसमान में जाकर काफ़ी ऊंचाई पर पहुंचने पर वह बादल का रूप लेता है, और जब बादल बरसते हैं तो कुछ पानी धरती में रिस जाने के कारण उसमें चला जाता और कुछ नदी नालों में बह जाता है। नदियों का पानी फिर समुद्र में जाता है, और इस प्रकार यह पानी का चक्र चलता रहता है। तो इस पाठ में यही सब बताया गया है। आइए हम लोग पाठ को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। मैं आगे बढ़ा ही था कि बेर की झाड़ी पर से मोती सी एक बूंद मेरे हाथ पर आ पड़ी। मेरे आश्चर्य का ठिकाना न रहा जब मैंने देखा कि ओस की बूंद मेरी कलाई पर से सरक कर हथेली पर आ गई है। यहाँ आश्चर्य का ठिकाना न रहा यानी हैरानी का अंत होना। आश्चर्य यानी हैरानी, ठिकाना न रहा यानी अंत होना। कलाई का अर्थ है हाथ का अगला हिस्सा। तो यहाँ लेकर कहते किसी काम से वह रास्ते से जा रहे थे कि बेर की झाड़ी, बेर यानी बेल का पेड़, उस पर से मोती सी एक बूंद लेखक के हाथों पर आ पड़ी थी। तो जब लेखक ने देखा कि ओस की बूंद उसकी कलाई पर आकर गिरा है, ठीक है, तो कलाई से सरक कर वह हथेली पर आ गई। और इस तरह ओस की बूंद को देखकर वह हैरान हो गए
कि कोई बूंद पेड़ पर से आकर उनके हाथ पर कैसे गिर सकती है। यह जानने की उनके अंदर जिज्ञासा जाग उठी। मेरी दृष्टि पड़ते ही वह ठहर गई। थोड़ी देर में मुझे सितार के तारों की झंकार सुनाई देने लगी। मैंने सोचा कि कोई बजा रहा होगा। चारों ओर देखा, कोई नहीं। यहाँ पे दृष्टि का अर्थ है नज़र। जैसे ही लेखक की नज़र जो है ओस की बूंदों पर पड़ी तो वह ठहर गई। कुछ थोड़ी देर में लेखक को सितार के तारों की कुछ संगीत सा सुनाई देने लगा। लेखक ने सोचा कि कोई सितार बजा रहा होगा। उन्होंने चारों ओर देखा पर वहाँ कोई नहीं था जो सितार बजा रहा हो। फिर अनुभव हुआ कि यह स्वर मेरी हथेली से निकल रहा है। ध्यान से देखने पर मालूम हुआ कि बूंद के दो कण हो गए हैं और वे दोनों हिल हिल कर यह स्वर उत्पन्न कर रहे हैं, मानो बोल रहे हों। स्वर का अर्थ है आवाज, कण यानी बहुत छोटा अंश। तो लेखक को एहसास हुआ कि यह आवाज उनकी हथेली से निकल रहा है। ध्यान से देखने पर लेखक को मालूम हुआ कि जो उनकी हथेली पर एक बूंद गिरी थी, अब वह दो हिस्से में बट गई है और वे दोनों हिल हिल कर ऐसी आवाज उत्पन्न कर रहे हैं कि लग रहा है जैसे दोनों बूंद आपस में बातचीत कर रहे हों। आगे उसी सुरीली आवाज में मैंने सुना, सुनो सुनो। मैं चुप था। फिर आवाज आई, सुनो सुनो। अब मुझसे ना रहा गया, मेरे मुख से निकल गया, कहो कहो। सुरीली मधुर ध्वनि। सुरीली का अर्थ होता है मधुर ध्वनि और मुख का अर्थ होता है मुंह। ठीक है, तो यहाँ लेखक कह रहा है कि लेखक को एहसास हुआ कि दो बूंदें मधुर ध्वनि में आपस में बातचीत कर रही है। उन्हें लग रहा था जैसे वो बूंदें उनसे कुछ कहना चाह रही हैं, इसलिए उन्हें सुनो सुनो ऐसी आवाज आई। लेकिन लेखक ने कुछ नहीं कहा। फिर लेखक को दोबारा आवाज आई, सुनो सुनो। अब लेखक से नहीं रहा गया, तब वह उत्सुकतावश लेखक के मुंह से निकल गया, कहो कहो। आगे ओस की बूंद मानो प्रसन्नता से हिली और बोली, मैं ओस हूँ, जानता हूँ। मैंने कहा, लोग मुझे पानी कहते हैं, जल भी। मालूम है, मैं बेर के पेड़ में से आई हूँ। मालूम है। ठीक है, यहाँ पे मालूम का अर्थ है जानना। लेखक ने जैसे ही ओस की बूंद से बात करने लगे, ओस की बूंद मानो खुशी से हिली और बोली कि वह एक ओस है। लेखक ने कहा, उन्हें पता है कि वह ओस है। उसने फिर आगे कहा कि उसके इस रूप को पानी के नाम से भी जानते हैं और जल के नाम से भी। यह जानकारी उसने जब लेखक को दी तो लेखक ने कहा, उन्हें यह भी पहले से ही पता है। अब उसकी बूंद अपने बारे में बताती है कि वह लेखक की हथेली पर बेर के पेड़ से आई है। ठीक है, झूठी। मैंने कहा और सोचा, बेर के पेड़ से क्या पानी का फवारा निकलता है? बूंद फिर हिली, मानो मेरे अविश्वास से उसे दुख हुआ हो। सुनो, मैं इस पेड़ के पास की भूमि में बहुत दिनों से इधर उधर घूम रही थी। मैं कड़ों का हृदय टटोलती फिरती थी कि एकाएक पकड़ी गई। ठीक है, यहाँ फवारा का अर्थ होता पानी की ऊंची धारा और भूमि का अर्थ तो आपको पता है धरती। टटोलना जो दिया है, टटोलती, उसका अर्थ होता ढूंढना। एकाएक का अर्थ अचानक। यानी जब ओस की बूंद ने लेखक को बताया कि वह बेर की झाड़ी से उसके हाथ पर आई है, तो लेखक ने उससे कहा कि वह झूठी है, क्योंकि बेर के पेड़ पर कोई पानी की ऊंची धारा नहीं है जो वहां थी और लेखक के हाथ पर आ गिरी। बूंद फिर हिली, क्योंकि उसे लगा कि लेखक को उसकी बात पर विश्वास नहीं हुआ, तो उसे बहुत दुख भी हुआ। बूंद ने फिर कहा कि वह इस पेड़ के पास की भूमि में बहुत दिनों से इधर उधर घूम रही थी और कड़ों का हृदय जो टटोलती हुई इधर उधर फिर रही थी कि अचानक से पकड़ी गई। कैसे? मैंने पूछा। वह जो पेड़ तुम देखते हो ना, वह ऊपर ही इतना बड़ा है नहीं है, पृथ्वी में भी लगभग इतना ही बड़ा है। उसकी बड़ी जड़ें, छोटी जड़ें और जड़ों के रोए, वे रोए बड़े निर्दयी होते हैं।
मुझ जैसे असंख्य जल कणों को वे बलपूर्वक पृथ्वी में से खींच लेते हैं। कुछ को तो पेड़ एकदम खा जाते हैं और अधिकांश का सब कुछ छीनकर उन्हें बाहर निकाल देते हैं। यहाँ जड़े का अर्थ होता है मूल, रोए, रेशेदार जड़। निर्दयी का अर्थ होता है जिनमें दया ना हो। ठीक है, तो यहाँ पे लेखक कह रहा है बूंद के पकड़े जाने की बात सुनकर लेखक ने इसका कारण पूछा, तो ओस की बूंदें कहती हैं कि यह जो पेड़ है लेखक देख रहा है वह ऊपर से जितना बड़ा नजर आता है उतना ही जमीन के अंदर भी है। उसकी बड़ी जड़ें, छोटी जड़ें जमीन के अंदर दूर तक फैली होती हैं और जड़ों के रोए भी हैं। वे जड़ों के रोए बहुत निर्दयी होते हैं जिनमें बिल्कुल भी दया नहीं होती है। आगे लेखक ने कहा असंख्य, असंख्य का अर्थ दिया है बहुत सारे, बलपूर्वक मजबूर करना, अधिकांश का अर्थ है ज्यादातर। ठीक है, तो यहाँ पे लेखक ने कहा फिर बूंद जो है लेखक से कहती है कि उसके जैसे बहुत सारे जल कणों को वे रोए बलपूर्वक पृथ्वी में ही खींचे लेते हैं। कुछ को तो पेड़ एकदम खा जाते हैं और ज़्यादातर पानी के जो कण हैं वो सब अस्तित्व को खो देते हैं और उन सब का कुछ छीन जाता है और पेड़ के द्वारा उन्हें बाहर निकाल दिया जाता है, यानी कि वह अपना रूप खो देते हैं। ठीक है, यहाँ आगे दिया क्रोध और घृणा से उसका शरीर कांप उठा। यानी तब लेखक कहते हैं कि जब ओस की बूंद की ये सब बातें बता रही थी तब उसका शरीर क्रोध और घृणा से कांप रहा था। तुम क्या समझते हो कि वे इतने बड़े यूं ही खड़े हैं? उन्हें इतना बड़ा बनाने के लिए मेरे असंख्य बंधुओं ने अपने प्राण नाश किए हैं। मैं बड़े ध्यान से उसकी कहानी सुन रहा था। असंख्य का अर्थ होता बहुत सारे, बंधुओं यानी भाइयों, साथी, प्राण का नाश का अर्थ है मारे गए। बुद्ध ने आगे लेखक को बताया कि वह क्या समझता है कि ये पेड़ ऐसे ही इतने बड़े हो गए। इन्हें इतना बड़ा बनाने के लिए उसके बहुत सारे बंधुओं ने अपने प्राण नाश किए हैं। अर्थात पेड़ को पनपने के लिए पानी की ज़रूरत होती है और इस तरह से ओस पेड़ के बारे में बताती है कि पेड़ों का जो विकास हुआ उसमें उन जल कणों का बहुत ही बड़ा योगदान है। लेखक कहते हैं कि यह कहानी इतनी रोचक होती जा रही थी कि उसे बहुत ही ध्यान से मन लगाकर वे सुन रहे थे। बच्चों आज हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे, इसके आगे हम अपने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।